यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो मेंस का आंसर राइटिंग यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, तो इसके कुछ दिन का मैंने ब्रेक लिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एग्जाम था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया हुआ था। यहाँ पे देखो आपको यहाँ से जो सॉल्व करते हैं दोबारा से स्टार्ट करते हैं, टेस्ट नंबर यहाँ पर 13, ठीक है, टेस्ट 13 यहाँ पर जो हमारा चल रहा था कल्चर का चल रहा था, ठीक है, और टेस्ट 14 रहेगा, वो भी मैं कल्चर का लेके आऊँगा, राइट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा कर लिया हम लोगों ने, जियोग्राफी का कर लिया और कल्चर के यहाँ पे 4 पेपर कर लिए, राइट। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई और सब्जेक्ट देखेंगे, वो सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना हो, लिखना हो आंसर, आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कौन सा स्टार्ट करें सब्जेक्ट, या तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कल्चर के यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की 4 श्रेणियाँ कौन सी होती हैं और उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से आपको यहाँ से बताना है, राइट। देखो यहाँ पर आपका दृष्टिकोण क्या होगा, पहले आपको पूरा कोई चीज़ होता है उसको दृष्टिकोण या फ्रेम पूरा बनाते हैं, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। कल कैसे लिखना है आपको यहाँ पर देखो, लिखना है दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण आपको बनाएंगे, उसमें लिखेंगे जो हमारा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है उसके संबंध के बारे में बताएंगे क्या है ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, उसके बारे में परिचय देंगे, आपको इंट्रोडक्शन देंगे इसका, ठीक है। सेकंड बात में बताएंगे यहाँ पे जो इसकी सल्तनत शैली है, यहाँ पर जो संक्षिप्त विवरण देने के बाद आप संक्षिप्त बताएंगे कि यहाँ पर संक्षिप्त में कि सल्तनत शैली इनकी कैसी है, दिल्ली सल्तनत की, और प्रांतीय शैली कैसी है इनकी, जो मंडू बंगाल और यहाँ पर जौनपुर की जो संधि थी, मतलब शैली थी कैसी है, ठीक है। मुगल शैली कैसी है, मुगल शैली में जैसे दिल्ली की, आगरा की, लाहौर की, सब बता सकते हो, ठीक है। और हमारी दक्कन शैली कैसी है, दक्कन शैली हमारी आ जाएगी जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, तो ये सब शैली बता सकते हो। सल्तनत शैली कैसी है और प्रांतीय शैली कैसी है, मुगल शैली कैसी है और दक्कन शैली कैसी है, तो यहाँ पर चारों बातों को लेकर आप अंदर की पॉइंट जो मैंने बताए उसके हिसाब से बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उदाहरण की सहायता से अपना आंसर को पूरा करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ से लिखते हैं। पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ से आंसर कैसे स्टार्ट करना है। आंसर आप लिखेंगे यहाँ से इसको पहली बात में कि इंडो इस्लामिक जो है उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे क्या है, ठीक है। इंडो इस्लामिक जो है हमारी स्थापत्य कला है ये क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर देखो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में लिखेंगे आप पॉइंट बना के, सब पॉइंट फॉर्म में लिखना है पूरा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट पे लिखना है, भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला 12वीं शताब्दी से अंतिम दशक से यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। भारत में इंडो इस्लामिक जो शैली है ये इस्लामिक शैली ना तो पूर्ण रूप से इस्लामिक थी और ना ही पूर्ण रूप से हिंदू थी, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसमें आपको लिखना है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे मध्ययुगीन स्थापत्य कला को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था, राइट। थर्ड पॉइंट में लिखना है ये शैली जो हमारी दिल्ली सल्तनत, यह सल्तनत शैली की मुगल शैली है, ये दिल्ली से हमारी सल्तनत जो होती है उसके संरक्षण में सल्तनत शैली का विकास हुआ था, राइट। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है। उसके बाद हेडिंग में ही पॉइंट लिखना है दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला, उसमें लिखेंगे आप कि यहाँ पर दिल्ली जो सुल्तान है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके द्वारा बनाए गए राजमहलों की जो कुछ विशिष्ट विशेषताएं जो कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। फर्स्ट पॉइंट इसी में सेकंड पॉइंट आपको नीचे लिखना है, तुर्कों द्वारा अपने राजमहल को अत्यधिक अलंकृत और जटिल रूप से डिजाइन किए गए जो मेहराब हैं और गुंबद हैं उनको प्रमुखता दी गई थी, है ना। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे ये जो मेहराब पर कुरान की शिक्षाएं थी उन पर फल या फूलों के जो पैटर्न थे वो दिखाए गए थे, ठीक है। उनके अंतर्गत निर्माण किए गए कुछ जैसे कि चूना पत्थर या चूना रेत के कुछ यहाँ पर पानी से निर्मित जो हमारी परत है इनका उपयोग किया गया था, और इसी के अनुरूप यहाँ पर उत्तरी भारत में परत निर्माण शुरुआत यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। अगला इसी में पॉइंट लिखना है, और यहाँ से पॉइंट फॉर्म में पॉइंट लिखेंगे तुर्कों द्वारा राजमहल की जो सजावट थी उसके लिए हिंदू धर्म के प्रतीक जैसे कि कमल, स्वास्तिक, घंटियाँ, फूल, कली, है इन सबको भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, यहाँ पर ये पॉइंट बता सकते हो, राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया जो भारतीय और मुस्लिम कला का जो अद्भुत नमूना है वो उत्कृष्ट पैटर्न और जटिल सजावट का एक स्मारक बताता है, ठीक है। ये विशेषताएं खिलजी कला से संबंधित हैं, यद्यपि जो तुगलक काल में इसकी प्रवृत्ति अलग दिखी गई थी, ये पॉइंट आप बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट, तुगलक स्थापत्य कला के उदाहरण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित तुगलकाबाद शहर, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित जो हमारा आदिलाबाद का किला था वो, ठीक है, जहाँ पना शहर तथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित फिरोजाबाद है उसका राजमहल एवं किला, ये सब आप यहाँ पे पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। हेडिंग लिखना नीचे, हेडिंग लिखेंगे अपने यहाँ से प्रांतीय शैली, ठीक है। प्रांतीय शैली में क्या लिखना है आपको, प्रांतीय शैली में आप लिखोगे पॉइंट फॉर्म में लिखना है आपको, यहाँ पे भी इसमें लिखना है पहले पॉइंट में दिल्ली के सुल्तानों में सामान्य यहाँ पर प्रांतीय शासक भी यहाँ पर कला प्रेमी थे और उन्होंने विभिन्न कला प्रारूपों में जैसे कि यहाँ पर जो जौनपुरी थी, जौनपुरी और गुजराती, गौड़ और शैलियों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया। सेकेंड पॉइंट, इस युग की गुजराती स्थापत्य कला ने भी यहाँ पर हिंदू प्रभाव को जन्म दिया और मुस्लिम शासकों पर वही शैलियाँ पर बनाए रखी और जो उनके आने जाने वाले पर मौजूद थे वो लोग ने भी यहाँ पर इसको बनाए रखा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, काम्बे, ढोलका और भड़ोच की सुंदर मस्जिदें हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण से निर्मित हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट,
बंगाली स्थापत्य कला में चट्टानों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है और ये खंभों पर खड़ी इस मेहराब के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध थी, जो छप्पर पर जो रूपी छत है उसके समान प्रतीत होती थी। राइट। 1368 में 1368 में सिकंदर शाह ने पांडुआ और अदीना मस्जिद का निर्माण कराया, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट आप यहाँ पे बताओगे प्रांतीय शैली के बारे में। राइट। अगले हेडिंग क्या डालना है आपको? हेडिंग डालेंगे हम लोग यहाँ पे स्थापत्य कला की मुगल शैली। ठीक है, कला की जो हमारी मुगल शैली है इसके बारे में। इसमें क्या लिखना है? इसमें पॉइंट फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट में लिखते हैं इसको। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, मुगल स्थापत्य कला मध्य एशियाई और इस्लामी स्थापत्य कला और भारत की हिंदू स्थापत्य कला का मिश्रण थी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है, जो हमारी मुगल स्थापत्य कला है ये भारतीय वास्तुकला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान इसका है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मुगल स्थापत्य कला का विकास अकबर के प्रयासों से हुआ था और अकबर ने स्वदेशी शैली में विदेशी प्रभाव का बड़ी ही यहाँ पर प्रवणता के साथ शामिल किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से अगला, मुगल स्थापत्य कला की कुछ बुनियादी विशेषताएं जैसे कि गोल गुंबद, ऊंची मीनारें, ठीक है, मेहराब, खंबे, है ना, खुले आंगन, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। यहाँ पर मुगल स्थापत्य की कुछ और विशेषताएं भी यहाँ पर थी। तो अभी पॉइंट फॉर्म ऐसे करके बना के ये लिख सकते हो। यहाँ पर मुगल स्थापत्य कला की यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, ऐसे लिख सकते हो विशेषताएं। और यहाँ पर 5-6 पॉइंट जो मैंने बताया आप यहाँ पर बता सकते हो क्या क्या विशेषताएं, जैसे मेहराब, है ना, गुंबद, आंगन, ये सबको दिखा सकते हो ऐसे करके। तो अपना देखो आंसर जो होता है अच्छे बजट आंसर के साथ आप इसको कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पर इसमें, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण जैसे कि यहाँ पर कुतुब मीनार, ठीक है, आलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तुगलकाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हो। राइट। आगे लिखना हेडिंग, आगे हेडिंग डालना है आपको यहाँ से, स्थापत्य कला की दक्कन शैली। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर की स्थापत्य कला की जो हमारी दक्कन शैली थी उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो स्थापत्य जो कला है उसकी दक्कन शैली, इसमें आपको क्या लिखना है? देखो, दक्कन शैली, इसमें आपको लिखना है, अन्य मुस्लिम शासकों के विपरीत जिन्होंने अपनी जागीर में स्वदेशी कला में स्थापत्य कला का पूर्ण उपयोग किया और दक्कन शासकों ने बड़े पैमाने पर स्थानीय कला है उसको नजरअंदाज किया था और अपनी स्वयं की स्वतंत्र शैली का पर निर्माण किया था। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पे, इस शैली पर दो मुख्य शैलियों का प्रभाव पड़ा था। एक तो हमारा दिल्ली शैली, ठीक है, दिल्ली शैली का, और दूसरा यहाँ पर पड़ा था फारसी शैली का, फारसी शैली का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो। तो दिल्ली शैली आप यहाँ पे बताओगे कि जो इसमें दिल्ली शैली वाली में, इसमें आप लिखोगे कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली वासियों को दिल्ली से दौलताबाद तक जबरन प्रयास करवाने, है ना, या प्रवास करवाने को लेकर यहाँ पर तुगलक शैली जो थी उनकी अनेक विशेषताओं को यहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई थी। ये आपको दिल्ली वाले बताओगे। फारसी वाले आपको यहाँ से बताना है क्योंकि यहाँ पर फारसियों का समुद्री मार्गों से माध्यम से दक्षिण भारत में प्रवास का कारण बन गया था ये। ठीक है, तो दोनों छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप दोनों पॉइंट को यहाँ बता दोगे। ठीक है, मुख्य इमारतें लिखोगे हेडिंग में। मुख्य इमारतें क्या क्या थी इनके टाइम पे? तो मुख्य इमारतें, ठीक है, मुख्य इमारतें हमारे यहाँ पर जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे इसमें पॉइंट फॉर्म में, गुलबर्गा की जामा मस्जिद। दूसरा पॉइंट हफ्ते गुंबद, महमूद खां का जो हमारा मदरसा था ये नोट कर सकते हो। ठीक है, और अली वर्धा का मकबरा, चार मीनार, है ना, बीजापुर का। तो बीजापुर में लोग लिख सकते हो, बीजापुर में क्या था आपने बताया किसके बारे में? यहाँ पर जो फारसी शैली और दिल्ली शैली की मुख्य विशेषताएं उसमें बता दी इमारतें। ठीक है, बीजापुर में क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी इसमें लिख सकते हो बीजापुर में। तो देखो बीजापुर में जो था गुलबर्गा की जमा मस्जिद, है ना, हफ्ते गुंबद, सॉरी बीजापुर में ये नहीं है, बीजापुर में आपका है जो बीजापुर की जो आदिल शाही साम्राज्य इसका उदय गोलकुंडा के समय पर यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये लिखना है बीजापुर में। राइट। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है, जहाँ कुतुब शाही शासकों के विभिन्न बौद्धिक वर्गों का संरक्षण प्रदान किया, वहीं आदिल शाही शासक ने प्रमुख ध्यान स्थापत्य कला शैली को भी यहाँ पर गतिविधि पर केंद्रित किया था उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर उनके बीजापुर के कुछ मुख्य भवन थे, कौन कौन से थे? जैसे कि आपका बीजापुर की जामा मस्जिद, इब्राहिम यहाँ पर रौजा, गोल गुंबद, राइट, और जो मेहतर महल था ये। तो ये सब 4 पॉइंट आप जो बता सकते हो किसमें? बीजापुर वाले में। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा यहाँ से आंसर जो हमारा रहेगा ये मतलब बताने के बाद उदाहरण के साथ आपने एक एक चीज़ें बता दी, इससे आंसर पूरा होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, इस लिख के आप अपना अच्छा सा नोट्स बना सकते हो। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, अभी यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 29 तारीख से स्टार्ट था, 29 जून से। यहाँ से जिसका GS1 का जो पेपर था, GS1 का पेपर 30 तारीख को था, क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी का और ऐसे का होता है, दूसरा GS1 का था। GS1 में कम से कम यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछे गए। आप प्रैक्टिस अगर आपने कंटिन्यू किए
तो GS1 में जितने मैंने करीब 10 से 12 पेपर करा चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस कंटिन्यू की तो आप UPPCS का GS1 का पेपर उठा के देखना, तो यहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वहाँ पे कराए थे, सेम 2 क्वेश्चन एकदम कॉपी है, पूरा वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करना हो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हो सकता है प्रीलिम्स में कुछ बहाने से देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर बोलेगा इनमें से कौन से हमारे जो यहाँ पे कौन से जो यहाँ पर सल्तनत है उसके समय में ये सब चीज़ें बनाई गई थी, है ना, ऐसे करके पॉइंट दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया बीजापुर के बारे में, है ना, और दिल्ली की हमारे दिल्ली और फारसी सलीक के बारे में कुछ इमारतें बताई, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी यहाँ से प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, राइट। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 यहाँ से, सूफी सिलसिला शब्दावली को प्रभावित करना है और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चिश्ती सिलसिले के प्रारंभ भारत के जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य उसको किस प्रकार यहाँ पर प्रभावित किया, ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टिकोण हमारा क्या होना चाहिए। देखो, दृष्टिकोण बात कर रहा है हमारी सूफी सिलसिले की या सूफीवाद की। ठीक है, तो हम बताएंगे सूफीवाद और सूफी सिलसिला ये क्या होते हैं दोनों। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे अब। सेकंड पॉइंट, चिश्ती सिलसिला का संक्षेप में बना करेंगे। चिश्ती सिलसिला बोला है कि क्या है, जो चिश्ती सिलसिले के बारे में बता देंगे यहाँ पर क्या है चिश्ती सिलसिला। ठीक है, उसके बारे में तीसरी बात बताना है आपको यहाँ से, भारत में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर चिश्ती का क्या प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे लिखा है ना, भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार प्रभावित किया इसको, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि भारत में सामाजिक राजनीतिक जीवन पर कैसे चिश्तियों का प्रभाव पड़ा था, उल्लेख कर देंगे। बस यहाँ से आंसर आपका पूरा होगा। हो सकता है तो 1-2 लाइन का निष्कर्ष नीचे रहेगा तो लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आंसर करना है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, देखते हैं यहाँ से लिखना है आंसर। सूफीवाद और जो सूफी सिलसिला इसको परिभाषित करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सूफीवाद, पहले तो हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सूफीवाद। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसमें लिखना है, एक धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खलीफा के बढ़ते जो भौतिकवाद थे उसने सूफीवाद के विकास को यहाँ पर प्रोत्साहित किया था, और सूफी वर्ग के एक ऐसे लोगों का यहाँ पर समूह था जिन्होंने खलीफा के प्रसार के प्रति उत्तर रहस्यवाद और वैराग्य को अपनाया था। पहला पॉइंट यहाँ से आपका सूफीवाद का पूरा हो गया। ठीक है, सूफी सिलसिले में क्या लिखना है आपको। सूफी सिलसिला जो यहाँ पर सिलसिले में लिखेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे सूफीवाद एक आंदोलन के रूप में ले लिया, और सूफियों ने कुरान के अध्ययन और सूफी प्रथाओं के अपने यहाँ पर स्वयं साहित्य को विकसित करने के लिए, जिनको एक गुरु के रूप में जो शिष्य थे उनको प्रेरित किया था। इस प्रकार ये एक सिलसिला श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर करता था, जो अंततः पैगंबर और मोहम्मद के साथ यहाँ पर जुड़ा होता था। तो यहाँ पर सूफीवाद और सूफी सिलसिला दोनों आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चिश्ती सिलसिला क्या है। चिश्ती सिलसिले के बारे में बोला है, तो चिश्ती सिलसिले के बारे में लिखेंगे आप। इसमें लिखेंगे, चिश्ती ऐसे सूफी थे जो प्रवास के कारण भारत में आए और ये भारत में सूफियों का प्रभाव समूह में बन गए। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। उनकी कब्र अजमेर में स्थित है, जो आज एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिश्ती वाला याद रखना है। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे आप, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। जो हमारा सामाजिक जीवन है इसमें क्या प्रभाव पड़े, यहाँ पे लिखा था ना सामाजिक जीवन पर और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो यहाँ पर सामाजिक जीवन लिखना है, क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है क्या प्रभाव पड़ा था। पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे पहला, कल्याणकारी उपाय इसमें क्या हुए थे। इसमें कल्याणकारी उपाय क्या हुए थे, ये हेडिंग है कल्याणकारी उपाय। इसमें लिखेंगे, चिश्ती मुख्यतः सन्यासी थे। ये लोग स्वैच्छिक रूप से गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भी त्याग करते थे, और वे राजा से प्राप्त अनुदान का उपयोग दान में देने के लिए किया करते थे। इससे क्या हुआ, उनके नैतिक जो प्रभाव थे उसको बढ़ावा मिला, जिससे लोगों को सूफीवाद प्रति आकर्षित करने लगा। यहाँ से ये लिखना है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे इसमें समानता क्या थी। ठीक है, इसमें कुछ समानताएं थी, जैसे कि हेडिंग डालेंगे समानता। इसमें लिखेंगे, उन्होंने अपने विचारों प्रसार और प्रचार करने के लिए यहाँ पर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था, ये इनकी समानताएं थी। ठीक है, और उन्होंने समानता और बंधुत्व के विचार को प्रचार किया, और इससे क्या हुआ, उनके जो विशेषकर हिंदू समुदाय थे उनके यहाँ पर जो वर्ग थे उनको लोगों को भी यहाँ पर आकर्षित किया। उनको आकर्षित मतलब अच्छा लगा, उनकी ऐसी बात उन्होंने समानताएं की तो क्या उनको भी अच्छा लगा सब चीज़। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर आकर्षित किया इनको, राइट, ये पॉइंट आप लिखोगे। उसके बाद कुछ उन्होंने नवीन धर्म अपनाया, है ना, हेडिंग लिखेंगे क्या, नवीन धर्म। इसमें क्या लिखना है, नवीन धर्म इससे सिख और जैन जैसे उभरते हुए जो यहाँ पर धर्म थे उनको प्रभावित किया, और बाबा फरीद द्वारा स्थापित भाषाएं थे उनके उपदेशों को यहाँ पर ग्रंथ साहिब में शामिल किया, है ना। यहाँ पर इन्होंने धर्म की बात की थी। यहाँ पर सामाजिक समावेश उन्होंने क्या किया, हेडिंग में सामाजिक समावेश लिखना है। इन्होंने सामाजिक समावेश में वे एक खुली रसोई का प्रयोग करते थे, जहाँ अमीर और गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोग यहाँ पर सिख का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और आते थे। इन्हें सामाजिक एकता का तत्वों को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित किया उनको। जब सब एक साथ बनाएंगे खाएंगे रहेंगे तो क्या होगा, उनको भी समानता देखी जाएगी कि हाँ चलो अच्छा कर रहे हैं, सामाजिक मतलब हमारे समाज के लिए समावेश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, राइट। ये आप पर हो गया सामाजिक समावेश। अगला क्या लिखना है, अगला लिखना है, हमने लिख दिया सामाजिक के बारे में। अब देखते हैं राजनीतिक हमारा परिदृश्य क्या था, मतलब रोजमर्रा राजनीतिक यहाँ पर जो जीवन पर प्रभाव था वो क्या था। इसमें लिखेंगे 3 से 4 पॉइंट। इसमें लिखना है,
राजा द्वारा संरक्षण, जनता के बीच सूफियों की बढ़ती जो लोकप्रियता थी उसके कारण राजा ने जनता के अपने पक्ष में करने होती वहाँ पर उनके समर्थन में मांग की थी। सेकंड पॉइंट, मध्यस्थों के बीच यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके द्वारा सरिया कानून लागू करने की मांग के विरुद्ध उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को समर्थन प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता की, परंतु उन्हें आक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। तीसरे पॉइंट, सुल्तानों के साथ उन्होंने संघर्ष किया था, उसमें सूफी की जो बढ़ती हमारी ताकत थी उसमें जनता के बीच यहाँ पर प्रभाव को सूफी से सुल्तान के बीच यहाँ पर संघर्ष को जन्म दिया। इससे क्या होता था, इससे प्राप्त हमारे जो अनुदान थे वो कल्याणकारी कार्यों में प्रभावित किया उसको। तो तीनों बातें यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर निष्कर्ष आप लिखना, निष्कर्ष लिख सकते हो उसमें, देखो अपना अपना निष्कर्ष अलग अलग लिखना है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ निष्कर्ष, मैं तो लिख रहा हूँ ये, बाकी अपना जो भी निष्कर्ष आप आंसर दोगे तो अपना अलग अलग निष्कर्ष लिख सकते हो, ठीक है। अपने निष्कर्ष में लिखना है आपको, मैं तो बता रहा हूँ। वो सूफियों द्वारा प्रचारित विचारों और जो प्रथाएं थी उन्हें भारत में जो धार्मिक और प्रथा थी और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को जन्म दिया, जिससे क्या खुली रसोई या लंगर जैसे व्यवहार सिखों द्वारा अपनाए गए और समानता अनुसंयम के लिए यहाँ पर विचारों को समाज के निम्न वर्गों में यहाँ पर लोगों की मज आशा का संचार इन्होंने किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आप अच्छे से इसको बता दोगे, यहाँ से आपका निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो जितने भी क्वेश्चन लिखना है, एक मैंने लिखा, पहला लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ये आपको मैंने करीब 200 वर्ड का बता दिए हैं, लिखना है आपको, लेकिन 150 वर्ड में ही है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ से कम कर लेने हैं, ठीक है। ये भी मैंने दूसरा क्वेश्चन भी 200 वर्ड में बताया है, ठीक है। लेकिन जो आपका पहला मैंने मार्क्स दिया ऊपर वो 10 मार्क्स में ही क्वेश्चन गिने जाएंगे, ठीक है। ऊपर मैंने लिख दिया है 10 × 4, मतलब 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 200 वर्ड आपको समझाएं। अब कुछ कुछ पॉइंट आपके ऐसा होगा कि पढ़ोगे तो कुछ कुछ पॉइंट आपके बात में चढ़ेगी, है ना, कुछ कुछ बात आप भूलोगे, तो ऐसा करके आप 150 वर्ड ही लिख पाओगे इसमें, राइट। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय कठपुतली के विविध रूप और आकार या प्रकार हैं, देश भर में विभिन्न राज्यों के उदाहरण की सहायता से यहाँ पर चर्चा करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको आंसर को। यहाँ देखो पहला यहाँ पे क्या लिखना है, भारतीय कठपुतली की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भारतीय कठपुतली की। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन जो देंगे अपना, ये यहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये भारतीय कठपुतली के बारे में बताएंगे, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो ये रहेगा इसका दृष्टिकोण का क्या बनाएंगे, जो कठपुतली के विभिन्न प्रकार हैं, यहाँ पे बोला है ना कठपुतली के विभिन्न प्रकार हैं, क्या क्या विभिन्न प्रकार हैं ये आपको बताना है, विभिन्न प्रकार और विभिन्न रूप क्या क्या है वो आप सेकंड बात में बताएंगे। थर्ड बात में देश में प्रयोग किए जा रही कठपुतली के विभिन्न जो स्वरूप हैं, कौन कौन से हमारे स्वरूप हैं जो देश में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, ये लिखा है ना, विभिन्न यहाँ पर राज्यों को उदाहरण की सहायता से बताना है। तो थर्ड पॉइंट में आपको ये चीज़ बता देना है। तो तीनों बात आपको यहाँ से बतानी है और यहाँ से आपका आंसर पूरा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे, अनेक वर्षों में कठपुतलियों के पारंपरिक मनोरंजन एक महत्वपूर्ण स्थान रहा इसका, ठीक है। देश भर के जो विभिन्न हमारे भाग हैं उसमें कठपुतली की अपनी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। पुराण साहित्य, ठीक है, स्थानीय जो मिथक है और किंवदंती हैं, इससे प्राप्त हमारी जो कहानी है उसमें आमतौर पर भारत में पारंपरिक कठपुतली जो होती है थिएटर के आधार पर यहाँ पर काम करती है, जिससे बदले यहाँ पर चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, नाटक शैली, ये सब यहाँ पर इसकी जो अभिव्यक्ति होती है उसके द्वारा पर इनके तत्वों का ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से लिखनी है। नीचे लिखने आपको हेडिंग डालना है धागा कठपुतली, ठीक है। धागा कठपुतली में ही आपका एक और हेडिंग है नीचे, धागा कठपुतली तो मेन हेडिंग हो गई, उसके नीचे आपको लिखना है राजस्थानी, मतलब कठपुतली राजस्थानी, ठीक है, कठपुतली राजस्थानी, ठीक है, ये हेडिंग है, ठीक है। साफ साफ आप लिख लो, मैंने यहाँ पे से रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थानी कठपुतली में क्या लिखेंगे, राजस्थान में पारंपरिक रूप से धागों के सहारे यहाँ पर जो हिलते डोलते वाले जो गुड्डे हैं वो कठपुतली के रूप में चला जाता है। ये कठपुतलियाँ लकड़ी के एक ही टुकड़े में तैयार की जाती हैं, जो रंगीन कपड़े पहने होती हैं और बड़ी गुड़ियों के समान होती हैं। उनकी पोशाक और टोपी मध्ययुगीन राजस्थानी जैसी शैली है उसको तैयार किया जाता है इसमें, राइट। और जो रंगीन कपड़े में पहने हुई होती हैं और बड़ी गुड़ियों के समान यहाँ पर आकृति देखने को मिलती है उनकी, ठीक है। टोपी पहने हुई होती हैं, मध्ययुगीन जो राजस्थानी शैली है उसमें यहाँ पर तैयार की जाती थी, जो आज भी यहाँ पर प्रचलित हैं। ये कठपुतलियाँ लंबा जो पुछल्ला लहंगा पहनती हैं, इनके पैर नहीं होते, याद रखना है, ये आपको राजस्थानी में लिखना है, ठीक है। एक लिखना है आपको कुन, ये जो धागा कठपुतली हमारी राजस्थान में है, ठीक है, कुन ढेई कठपुतली, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में देखते हैं। जो कुड़नई है कुनढेई उड़ीसा के बारे में इसमें लिखेंगे, ये हल्की लकड़ी से बनी होती हैं। उड़ीसा की कठपुतली में पैर नहीं होते हैं, लेकिन पुछल्ला लहंगा पहने होते हैं। इनमें अत्यधिक जोड़ होते हैं और इसलिए क्या है, अधिक बहुमुखी मुखर होती हैं तथा इनका संचालन आसान होता है, राइट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, कठपुतली चलाने वाले हमारे पास में अक्सर त्रिकोण आकार वाली एक लकड़ी होती है और इस लकड़ी में धागे के संलग्न होते हैं, जिसके माध्यम से कठपुतली को हिलाया डुलाया जा सकता है और इससे कुनढई की जो वेशभूषा है, परंपरा है ना, उसके कलाकारों द्वारा पर पहने जाने को लेकर वेशभूषा वाली समान आकृति देखने मिलती है। क्षेत्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्ध
जो धुन होती हैं वो देखने को मिलती हैं, संगीत देखने को मिलता है, और कभी कभी इस पर ओडिसी नृत्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो इसके बारे में। अगला लिख सकते हो गोमेबेट्टा, गोमेबेट्टा कर्नाटक में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे, गोम्बेयटा, गोम्बेयटा, गोम्बेयटा में आप लिखेंगे। ये हमारी कठपुतली कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, आप नोट करते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखने को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ढूंढोगे कहीं जाके, तब जाके देखने को एक बुक पढ़ोगे तब कहीं यहाँ पे जाके आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक मिस हो जा रहा है बार बार लिखने का, लिखता हूँ फिर से, गोम्बेटा, गोम्बेयटा, ये थोड़ा सा मार्क सही नहीं चल रहा है मार्कर, गोम्बेयटा कर्नाटका। ठीक है, आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, गोम्बेयटा कर्नाटका। ठीक है, तो इसके बारे में देखो लिखना है। इसमें आप लिखेंगे ये यक्षगान के चरित्र की तरह अलंकृत विशेषीकृत होती हैं, जो इस क्षेत्र का पारंपरिक थिएटर है। गोम्बेयट्टा कठपुतली अत्यंत सुसज्जित और जोड़ों से युक्त होती है। बस इतना पॉइंट लिखना है। उसके बाद हमारी है बोम्मा लट्टा, बोम्मा लट्टा। ठीक है, बोम्मा लट्टा ये आपकी किधर है, ये आपकी है तमिलनाडु में। ठीक है, इसके शैली में क्या लिखना है, बोमलट्टा तमिलनाडु में लिखना है। ये बोमलट्टा छड़ और स्टिंग तकनीकी की दोनों की कठपुतली का मिश्रण होता है। ये लकड़ी से बनी होती है और संचालन करने के लिए धागे और लोहे के रिंग से यहाँ पर बंधे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर कठपुतली संचालक मुकुट की तरह पर अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। बोमलट्टा कठपुतली आकार में बड़ी और भारी होती है, और सभी यहाँ पर भारतीय परंपरागत जो कठपुतलियाँ हैं उसमें सबसे सुस्पष्ट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। छाया कठपुतली क्या होता है, छाया कठपुतली के बारे में आप लिखेंगे। ये कहाँ की है, छाया कठपुतली हमारी है, अभी तक हम लोगों ने कौन सी कठपुतली देखी थी, अभी हम लोगों ने देखी थी ऊपर जितनी थी पूरी धागा कठपुतली की एग्जाम्पल थे सब। ठीक है, अब देखेंगे छाया कठपुतली के एग्जाम्पल। छाया कठपुतली का पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, जैसे कि तोंगलू गोयमबेट्टा, तोंगलू गोयमबेट्टा ये कर्नाटका में, तो इसके बारे में लिखेंगे। ये कर्नाटक छाया थिएटर के तोंगलू या गोयमबेट्टा के नाम से जाना जाता है। ये साधारण आकार की छोटी होती है, हालांकि कठपुतलियों का आकार सामाजिक स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में 1.2 लिखना है बस। ठीक है, उसके बाद तोलू, उसके बाद क्या लिखना है, तोलू बोमट्टा, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तोलू बोमट्टा आंध्र प्रदेश में, और तोंगलू गोयमबेट्टा बोला था वो कर्नाटका थी, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तोलू वाले में, इसमें लिखेंगे ये कठपुतलियाँ दोनों एक तरह से रंग दिया जाता है इनको। ठीक है, जिसमें पर्दे पर रंगीन छाया पड़ती है, तो क्या होता है यहाँ पर, जिसमें संगीत मुख्य रूप से क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होता है, और कठपुतली नाटकों के विषय के रूप में रामायण महाभारत और पुराणों से इनका लिया गया है। ये यहाँ पे पॉइंट बताएंगे। रावण छाया है ना, रावण छाया जो हमारी यहाँ पर कठपुतली है, ये क्या है, ये कहाँ की है, उड़ीसा। रावण छाया हमारी उड़ीसा की है। इसमें क्या लिखेंगे, ये रंगीन नहीं होती है, इसलिए इनके पर्दे पर अपारदर्शी छाया डालती है। इनका संचालन अत्यधिक निपुणता के साथ किया जाता है। इनमें कोई भी जोड़ यहाँ पर नहीं होता है, और कठपुतलियों का जो हिरण की खाल से यहाँ पर बनाया जाता है इनको, और कठपुतलियों का आकार से 2 फीट से अधिक यहाँ पर बड़ी नहीं होती है। उनके घुटने जोड़ युक्त नहीं होते हैं, और उनमें उनकी छाया एकदम लयात्मक और संवेदनशील होती है। ये आप यहाँ से बताना है आपको, रावण छाया उड़ीसा वाले में। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद छड़ कठपुतली क्या होता है, छड़ कठपुतली, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे आप, ये पश्चिम बंगाल में हमारी है। पश्चिम बंगाल में कौन सी है, ये पुतल नाच है, ये लिख सकते हो। देखो ये छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी जगह करा रहा हूँ, आपको 150 वर्ड में लिखना है ना, ये वाला हटा दो, आपको टफ लग रहा है तो हटा दो इसको। दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिख सकते हो यमपुरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, यमपुरी ये आपके बिहार में। ठीक है, यमपुरी बिहार में, ये हमारी कौन सी कठपुतली है, ये छड़ कठपुतली है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, ये कठपुतलियाँ लकड़ी से बनी होती हैं, और पश्चिम बंगाल में उड़ीसा की पारंपरिक छड़ पुतली जो होती है, ये उसके विपरीत होने आती है। ये कठपुतलियों को एक बिना जोड़ की एक ही टुकड़े से बनाई जाती है। ठीक है, पावाकुथू कठपुतली, इसमें लिखेंगे, इसका प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी के दौरान केरल में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य और नाटक जो चित्रकला शैली है उसके यहाँ पर प्रदर्शन से सामने आया था, और ये कठपुतलियाँ रामायण महाभारत की कथाओं पर आधारित होती थी। इसमें विभिन्न राज्यों के ऊपर जो उदाहरण दिए गए तो उसमें यहाँ पर बता सकते हो कि इनकी प्रकृति यहाँ पर सब में देखी जाती है। आगे देखते हैं, बस यहाँ से इतने ही पॉइंट आप लिखोगे काफ़ी हो जाएगा वरना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 150 वर्ड में आपको कम से कम 5 से 6 आप कठपुतलियाँ बता दोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये सब आपको यहाँ से बताने कौन कौन से क्या काम है, किसके कहाँ की हैं, कौन सी हमारे यहाँ पर जो है छाया कठपुतली, कौन सी छड़ कठपुतली है, राइट, और कौन सी यहाँ पर धागा कठपुतली है, इनके बारे में बता दोगे, 1-1 2-2 बता दोगे, बहुत है ना। मैंने आपको 3-3 4-4 सबकी बता दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, इसमें बोला है भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा देने वाले सामाजिक और आर्थिक कारकों पर चर्चा करना है।
ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट भी करना है कि बौद्ध परंपराएं वैदिक काल में कैसे प्रचलित परंपराओं की तुलना में कैसे अलग अलग थी। तो बताना, पहले बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म हमारा क्या है, इसमें संक्षिप्त विवरण देंगे इसका। सेकेंड पॉइंट, भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा देने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों पर रेखांकित करेंगे, क्या इनके सामाजिक आर्थिक कारक हैं। थर्ड पॉइंट, ये बौद्ध धर्म की विशेषताएं का वर्णन करेंगे कैसे हैं ये, और उनको बताएंगे कि वैदिक काल से कैसे प्रचलित जो परंपराएं उससे भिन्न है ना। तीनों पॉइंट आप यहाँ से बताएंगे इसको। तो लिखते हैं आंसर। देखो यहाँ से जो लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में, ठीक है। देखो ये आंसर अपना आपको खुद से लिखना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने बता दिया कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन में आपको बताया मैंने कैसे कैसे पॉइंट आपसे लिखेंगे। पहले बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के बढ़ावा देने के बारे में रेखांकित करेंगे क्या है, तो यहाँ से आप बताएंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब जो आंसर वाला है मेरा अपना, ये अपने आप से आपको लिखना है। ये आंसर के बारे में आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इतनी बातें सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बता दी, इंट्रोडक्शन, और ये आंसर आप अपने आप से लिखोगे। जैसे भी लिख पाओगे आप लिखोगे और लिख के भेजोगे, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर आपका मिस्टेक है या क्या क्या आंसर इसका सही लिखा है, राइट। तो इस टाइप से आंसर आप यहाँ पर लिखोगे जो मैंने बताया दृष्टिकोण उसके फॉर्म में, ठीक है। ये टॉपिक पहले आप इसको पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर कैसे दृष्टिकोण बनाना है उसके फॉर्म में आपको यहाँ से अच्छा सा आंसर लिखना है, कोशिश करना है अच्छा सा लिखने की, राइट। तो एंड करते हैं यहाँ से इसका जो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। अपना आंसर जो रहेगा वो भी टेलीग्राम पे आप ग्रुप में चैट में दे पाओगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।